से याद हो जाएगा। यूनिट सेल को समझने के बाद अब आपको आइडिया लेना है डिफेक्ट्स का। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट सीख रहे हैं। सॉलिड स्टेट में थ्योरी में आपको क्या क्या याद करना होगा। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इस चैप्टर की एक और खास चीज है जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट का मतलब है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अरेंजमेंट। जब कोई भी चीज अपने नॉर्मल अरेंजमेंट से बदल जाती है, डेविएट हो जाती है, उसे इम्परफेक्शन कहा जाता है। जैसे सपोज हमारे पास ये कोई सॉलिड है। अब इस सॉलिड के अंदर ए और बी दो तरह के पार्टिकल हैं। इनमें कुछ भी चेंज आ जाए, ए चला जाए, बी आ जाए, बाहर से सी आ जाए, किसी भी तरह का चेंज यहां पर अगर हो जाए उसे इम्परफेक्शन यानी डिफेक्ट कहेंगे। पहली तरह के डिफेक्ट होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक, जहां डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद कैटायन और एनायन का रेशो सेम रहता है। अगर कैटायन एनायन यहां 1:1 के रेशो में है तो डिफेक्ट के बाद भी रेशो सेम रहेगा, उसे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे, रेशो सेम रहेगा। अगर यहां 4 कैटायन 4 एनायन है तो रेशो हुआ 1:1। अगर यहां 2 कैटायन और 2 एनायन है तो भी रेशो कितना हुआ 1:1। तो रेशो सेम रहता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर रेशो बदल जाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट उसे कहा जाता है। पहला डिफेक्ट सीखिए। पहले डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से पहचानते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट का मीनिंग हुआ जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन रिमूव हो जाए। सपोज यहां से बी नेगेटिव चला जाए, ए पॉजिटिव चला जाए, जितने कैटायन है उतने ही एनायन बाहर चले जाएं, इसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाएगा। आप देख पाएंगे पहले 3 कैटायन 3 एनायन, रेशो है 3:3, दैट इज 1:1। अब 2 कैटायन 2 एनायन, रेशो अब भी है 1:1, शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। डिफेक्ट का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने देखा जब ये डिफेक्ट हुआ पार्टिकल चले गए, मास डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगी। दूसरे टाइप का डिफेक्ट है जिसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में ये होगा एक कैटायन अपना प्लेस छोड़ के इस वेकेंट स्पेस में आ जाएगा। इस वेकेंट स्पेस को होल कहा जाता है, इंटरस्टिशियल साइट कहा जाता है, वॉइड कहा जाता है। 3 नाम, होल, इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड। सपोज यहां से ए हटा और इधर आ गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट गया, डिफेक्ट कहेंगे। रेशो जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। इसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से पहचानते हैं। पहला शॉर्टकी और ये फ्रैंकल डिफेक्ट। रिमेंबर, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं, जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही पार्टिकल अब हैं, मास सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं होगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है, आइडेंटिकल रहती है। इस तरह से हम शॉर्टकी फ्रैंकल ध्यान रखें। तीसरे होते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब आप बाहर से कोई तीसरा एलिमेंट यहां पे ऐड कर देंगे। आप कई तरह से कर सकते हैं, या तो यहां का कैटायन हटाएं, कोई और कैटायन डालें। सपोज आपने ए पॉजिटिव बाहर निकाला और इसकी जगह पे C+2 ऐड कर दिया। ना ए पॉजिटिव बाहर चला गया और इसकी जगह पे क्या आ गया C+2, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट इसको कहा जाएगा। अब ध्यान से, जब जब डिफेक्ट होता है चार्ज लेकिन बैलेंस रहता है, चार्ज सेम रहता है। अब आप देखिए पहले 3 कैटायन थे, +3 चार्ज था, 3 एनायन थे, -3 चार्ज था। अब कैटायन तो 3 है लेकिन चार्ज कितना है? +4।
+2 +1 +1 और एनायन कितने हैं 3, चार्ज कितना -3। चार्ज सेम रहना चाहिए, चार्ज सेम नहीं है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक और कैटायन यहां से बाहर चला जाएगा, कैटायन बाहर जाएगा, चार्ज बैलेंस हो गया, +2 +1 और -3। इस तरह से हम इसे इंप्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। क्योंकि यहां पर कैटायन बाहर चला गया, एक होल बच गया, इसे भी होल कहा जाता है। और ये पॉजिटिव होल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के नाम से पहचानते हैं। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हुए, जहां कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव होल की वजह से होती है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टिकल चला गया तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आने वाला पार्टिकल बहुत हैवी होगा तो डेंसिटी बढ़ भी सकती है, और आने वाला पार्टिकल अगर आइडेंटिकल सा होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो जनरली हम कहते हैं पार्टिकल घट गए, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। इस तरह से हमें मेनली 3 तरह के डिफेक्ट्स को जानना है, जो मैंने आपको डिफेक्ट बताए। उन डिफेक्ट्स को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट बुक में जितना पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर आपने इन बातों को समझ लिया है, अब आपको अपनी बुक में से समझना भी आसान हो जाएगा। इसके बाद लास्ट चीज जो आपको इसमें आनी चाहिए, मैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। जैसे किसी मैग्नेट को ब्लेड के साथ लगाओ तो ब्लेड भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक जो लार्ज मैग्नेटिज्म शो करता है, जिसमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। जिस सब्सटेंस की मैग्नेट बनती है, फेरोमैग्नेटिक कहा जाएगा। एक होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, यानी जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो मैग्नेटिज्म शो करेंगे, बट एक्चुअल में वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करते, तो उन्हें हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। और लास्ट आपको याद करना है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक विच आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो लिटिल मैग्नेटिज्म, जिससे उम्मीद की जाती है कि ये बहुत सारा मैग्नेटिज्म शो करेंगे, लेकिन वो बहुत लिटिल मैग्नेटिज्म शो करते हैं, उन्हें फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। तो इस तरह से आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड्स में जो थ्योरी पार्ट है मेनली उसके बारे में बताया। बड़े ध्यान से समझिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसके बाद अपनी बुक को भी पढ़िए। हम हमेशा से बुक रीडिंग को प्रेफर करते हैं। आपको बुक में से पढ़ना जरूर चाहिए। आप बुक पढ़ेंगे, 2-4 नई बातें पढ़ेंगे, 3 बातें और याद होंगी, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में अटैच है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, एनसीईआरटी से मेनली हैं, उनके अलावा बाहर से भी हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, मैंने आज बताया जिन बच्चों का मोबाइल नंबर रजिस्टर हो चुका है, उनके पास एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे जो हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बड़े ध्यान से आज और कल में सॉलिड स्टेट को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स करना सिखाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने न्यूमेरिकल्स में अपनी डिफिकल्टी शो की है, तो आपको बताया जाएगा कौन सा न्यूमेरिकल करना है, कैसे करना है, कैसे आप कुछ ही बातों में सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, और आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन्हें नोट कर लीजिए। सॉलिड स्टेट में फाइनल चेकलिस्ट चेक कर लीजिए, क्या ये सभी चीजें आपकी तैयार हैं या नहीं हैं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन की बारी है। जरूरी है कि आप फाइनल चेकलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। क्या आपने डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड किया है? क्या सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी इनकी डेफिनेशन याद की है, इनमें डिफरेंस किया है या नहीं किया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये किया है या नहीं किया? इसको जरूर चेक कर लीजिए।
उसके अलावा आपने सभी डिफेक्ट और डिफेक्ट्स का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिससे डेंसिटी इंक्रीज होती है, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिससे डेंसिटी डिक्रीज होती है। इस तरह से आपको इन डेंसिटी को, इन डिफेक्ट्स को तैयार करना होगा। पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आपको याद करनी होगी कि हर तरह की यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। 13-14 कंपाउंड, 14-13 कंपाउंड किसे कहते हैं, डोपिंग के अंदर ये टॉपिक आएगा कि ये आप तैयार कर चुके हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक किसे कहा जाता है, ये आपको यहां से आ जाना चाहिए। फॉरबिडन जोन किसे कहते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको लर्न करना चाहिए। स्ट्रक्चर्स में से फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड CF2, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कर लेना चाहिए। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है और Z की वैल्यू क्या है, जरूर करनी है। और एनसीईआरटी में से और प्रीवियस ईयर में से न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डेंसिटी। तो इस तरह से चेकलिस्ट चेक कर लीजिए कि क्या आप ये सभी चीजें सॉलिड स्टेट में से कर चुके हैं। अगर आप कर चुके हैं फिर तो आपकी तैयारी अच्छी है, पूरी है, और फिर आप अपने कल के एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयार हैं। ऐसे ही आप बाकी कुछ और चैप्टर के लिए आगे फर्दर आपको बताते हैं कि क्या क्या उसमें फाइनली देख लेना हो।